So today in class 10th we will start a new chapter named as magnetic classification of substance कि substance को उनकी magnetic properties के हिसाब से अलग अलग करना। So हम लोग इसके syllabus के बारे में सबसे पहले देखेंगे। So in magnetic classification of substance we will study diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substances with example means diamagnetic, paramagnetic और ferromagnetic substance पढ़ेंगे और उनके example पढ़ेंगे। Then electromagnets and factor affecting their strength, permanent magnets मतलब हम लोग electromagnets पढ़ेंगे और उन factors को पढ़ेंगे जिससे किसी electromagnet या magnet की strength depend करती है। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। सब्सटेंस को उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई करना। तो सबसे पहला सब्सटेंस आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने लगते हैं। मतलब वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फीबली रिपेल्ड किए जाएं उन्हें हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टे करते हैं। सो व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? सम सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली मैग्नेटाइज्ड opposite to the direction of magnetizing field. When brought closer to the pole of the powerful magnet, they are somewhat repelled away from the magnet. These substances are called diamagnetic substances. अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसे बिस्मथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, वाटर, मरकरी, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप निकाल के याद कर सकते हैं। ये कुछ दिए गए हैं जो आपको याद रखना है। ये सभी सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक बिहेवियर के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर फीबली अट्रैक्ट होते हैं। Some substances when placed in a magnetic field are feebly magnetized in the direction of magnetizing field. When brought closer to the pole of powerful magnet, they are attracted towards the magnet. These substances are called paramagnetic substances. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर फीबली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अच्छा इनके एग्जांपल देख लीजिए पैरामैग्नेटिक के। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, एंटीमनी, कॉपर क्लोराइड, लिक्विड ऑक्सीजन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ आयरन एंड निकिल। मतलब निकिल और आयरन के जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं बिहेवियर में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करिए। फिर आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेट द्वारा। ठीक, सम सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दे आर अट्रैक्टेड फास्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू ईदर ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक, अब एग्जांपल क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के? आयरन, निकिल, कोबाल्ट एंड मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए जितने भी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे या फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। बी से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी यूनिट टेस्ला होती है या वेबर पर मीटर स्क्वायर हम भी कहते हैं या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी कहते हैं। तो उसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है?
जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा गुजरे उसका मैग्नेटिक इंडक्शन उतना ज्यादा हो जाता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होती है, या गॉस भी कहते हैं इसकी यूनिट। 1 गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, NIA जिसे कहते हैं। तो द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसे एम से कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कभी कभी हम लोग बी भी कहते हैं, बट यहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो एच है। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज डिफाइंड एज थ्रू द वेक्टर, या हम ऐसे कह सकते हैं ये एक फॉर्मूले द्वारा डिफाइन की जाती है। और वो फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन inside the substance and m is the intensity of magnetization and mu naught is the permeability of free space। आपको ये फॉर्मूले, इन नाम के साथ ये फॉर्मूले याद करने, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसे म्यू कहते हैं। सो व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी इनसाइड अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या हम ऐसे सिंपल कह सकते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी अपॉन एच कहलाता है म्यू। ठीक, उसके बाद आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दें तो इसे कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू ऑफ द सब्सटेंस टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, फॉर्मूला भी इसको याद रखना है। तो देखिए मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम कैपिटल एम कहते हैं, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम कैपिटल एच कहते हैं। मतलब कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एच, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। इसे जाई एम, ये बड़ा सा एक्स बनाकर एम, ये बड़ा सा एक्स नहीं है, इसे जाई बोलते हैं, जाई एम। जाई एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एच। अब मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक की इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्सटेंसेस हैविंग स्मॉल और नेगेटिव वैल्यू आर डायमैग्नेटिक। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ठीक, 0 से कम। दोज हैविंग स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पॉजिटिव होती है बट छोटी वैल्यू होती है, ठीक। एंड having very large positive value, xi m is very greater than 0 are ferromagnetic. Ferromagnetic substances की magnetic susceptibility पॉजिटिव तो होती है और साथ में काफी बड़ी होती है, ठीक। तो याद रखने वाला टर्म है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नेगेटिव, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, एंड द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक इज पॉजिटिव एंड लार्ज। नेक्स्ट आते हैं रिलेशन बिटवीन
रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये म्यू आर है जिसे एम आर लिख दिया है, एंड द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी जाई एम। म्यू आर और जाई एम के बीच का रिलेशन। तो देखिए आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं। किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बराबर होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन ब्रैकेट 1 प्लस मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, या अगर हम म्यू नॉट को नीचे लिया है तो म्यू अपॉन म्यू नॉट कहलाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर ले, इस पे एक बार न्यूमेरिकल भी बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर स्टे करता है, ठीक। दूसरी चीज होती है, अगर मतलब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ मूव कर जाता है। एक और चीज है, जैसे अगर मान लीजिए किसी ट्यूब में हम डायमैग्नेटिक लिक्विड भर दें और वहां पर अगर हम मैग्नेट लाएं तो जिस आर्म के पास मैग्नेट लाएंगे वहां पर लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नीचे दब जाएगा। एक इंपॉर्टेंट है, द सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम हीट करें तो उसकी मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी जिसे जाई एम कहते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टी। जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वो स्टे करता है, ठीक। दूसरी चीज, अगर किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड पे लाते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ इकट्ठा हो जाता है, ठीक। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेरीज इनवर्सली एज द केल्विन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। ये क्यूरी लॉ भी कहते हैं। The magnetic susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to its Kelvin temperature। ये क्यूरी लॉ भी कहलाता है, इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट क्यूरी लॉ तो आप ऐसे ही लिखेंगे, द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर, जाई एम इज इक्वल टू 1/T। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज पे। हमें पता है अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो फील्ड के अलोंग वो स्टे करेगा। एक ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी जाई एम इज वेरी लार्ज एंड इट्स चेंज विद टेम्परेचर इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी का ये फॉर्मूला दिया है, जाई एम इज इक्वल टू C/T माइनस TC, जहां C कहलाता है क्यूरी कांस्टेंट, ठीक। TC कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर फॉर दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। नोन एज, इसे क्यूरी विज लॉ भी कहते हैं। सो नोन एज क्यूरी विज लॉ वेयर C इज अ कांस्टेंट, T इज केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एंड TC इज क्यूरी टेम्परेचर। TC कहलाता है उस सब्सटेंस का क्यूरी टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इनके ग्राफ पर। क्यूरी टेम्परेचर मतलब मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का उठाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी उसके केल्विन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है और मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव का मतलब इस पॉइंट से नीचे, तो देखिए स्ट्रेट दिख रहा है। स्ट्रेट का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं रहती, वो फिक्स रहती है, ठीक। और वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और नेगेटिव है। ये ग्राफ है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्यूरी लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या है, C/T, जहां C क्या कहलाता है क्यूरी कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जाई एम और T के बीच जो ग्राफ बनेगा ऐसे कर्व बनेगा, ठीक। तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी पहले गिरती है और फिर एक बहुत धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाती है। मतलब अगर हम देखें तो यहां से यहां तक का ग्राफ छोड़ दें तो ये ग्राफ बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है। तो जिस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगे
उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। याद रखिए इस फॉर्मूले में जो टीसी था दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के बाद कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। इंपॉर्टेंट है तीनों ग्राफ और ये फॉर्मूले। क्यूरी लॉ पूछते हैं तो क्यूरी लॉ क्या है देख लीजिए। देखिए क्यूरी डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द मैग्नेटाइजेशन M of a paramagnetic substance is directly proportional to the magnetic intensity H of the magnetizing field and inversely proportional to its Kelvin temperature। किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन M जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके केल्विन टेम्परेचर के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है C, जिसे कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। ये था क्यूरी लॉ, आप इसको ऐसे लिख लेंगे। पैरामैग्नेटिक के लिए फॉर्मूला है क्यूरी लॉ का। अब आते हैं हिस्टैरिसीस। देखिए हिस्टैरिसीस किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एनर्जी को डिसिपेट करता है या हम कहते हैं एनर्जी लॉस करता है। जिस सब्सटेंस का हिस्टैरिसीस कर्व बड़ा होगा वो सब्सटेंस जो है एनर्जी ज्यादा लॉस करेगा। तो देखिए पहले हम ग्राफ समझते हैं। हिस्टैरिसीस में दो चीजें और होती हैं, एक होती है रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। देखिए रिटेंटिविटी वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी सब्सटेंस में रह जाती है, और कोर्सिविटी वो एनर्जी होती है जो हम किसी सब्सटेंस को देते हैं ताकि बची हुई उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म की जा सके। तो देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम समझें, ये किसी सब्सटेंस का ग्राफ है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच का। किसी सब्सटेंस की अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पहले बढ़ता है और फिर एक पॉइंट पर सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद बढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम H की वैल्यू धीरे धीरे कम करेंगे तो वो इस पाथ से लौटता नहीं है बल्कि वो इस पाथ से वापस आता है, और जब H की वैल्यू 0 कर देते हैं तब भी देखिए M की कुछ वैल्यू रह जाती है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। देखिए ये कहलाता है रिटेंटिविटी। ये वो मैग्नेटाइजेशन है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी सब्सटेंस में बची रह जाती है। अब मान लीजिए सब्सटेंस को दूसरे डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो H की वैल्यू इधर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो जाएगी इस मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने में। तो जो एनर्जी लॉस हुई वो O से C तक है और इसे कहते हैं कोर्सिविटी। ठीक है, ये वो एनर्जी होती है H की जो लॉस हो जाती है किसी सब्सटेंस के पहले के मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए। फिर उसके बाद वापस उसी दिशा में अगर हम H की वैल्यू बढ़ाते हैं तो फिर ये कर्व बनता है, वापस H की वैल्यू घटाएंगे तो ये कर्व अब ऐसे जाएगा। तो देखिए ये वही जैसे हम यहाँ जैसे ये पोर्शन बना वैसे ये पोर्शन बना, तो इस टोटल पोर्शन को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। जिस सब्सटेंस का ये हिस्टैरिसीस कर्व बड़ा होता है उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होती है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, अब देखिए ये फिनोमिना कहाँ यूज होता है। ये फिनोमिना यूज होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। जब ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सब्सटेंस को देते हैं तो बार बार क्या होता है उसकी मैग्नेटाइजेशन चेंज होती है। तो अगर सब्सटेंस का हिस्टैरिसीस कर्व बड़ा है तो वो एनर्जी ज्यादा लॉस करेगा, और अगर ये हिस्टैरिसीस कर्व छोटा है तो वो एनर्जी कम लॉस करेगा। इस हिस्टैरिसीस कर्व से हमें दो चीज पता चलती है, एक परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्परेरी मैग्नेट की प्रॉपर्टी। देखिए जो परमानेंट मैग्नेट होगा उसमें रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी और जो टेम्परेरी मैग्नेट होगा उसमें रिटेंटिविटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब देखिए रिटेंटिविटी क्या है। द रिटेंटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन remaining in the substance when the magnetizing field is removed। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद भी जो मैग्नेटाइजेशन उसमें बचा रह जाता है उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या है। द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। इस एरिया को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। जो एनर्जी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान लॉस हो जाती है उसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, किसी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम द्वारा जो एनर्जी लॉस की गई है इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब
मैग्नेटाइज करना एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में मैग्नेटाइज करना और फिर वापस वहीं आ जाना, ये कंप्लीट साइकिल कहलाती है। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। तो जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो एरिया कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब आता है डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो ये जो हिस्टैरिसीस का ग्राफ पढ़ा था उससे हम स्टील और सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। देखिए, जो स्टील होता है उसका हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया बड़ा होता है और देखिए उसमें रिटेंटिविटी भी कम है बट कोर्सिविटी ज्यादा है। मतलब किसी स्टील को अगर हम मैग्नेटाइज कर दें तो उसके मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ती है इन कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन में देखिए मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा रह जाता है, तो हमें क्या पता चला, सॉफ्ट आयरन बेटर होता है टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए, जबकि स्टील बेटर होता है हमें परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन द रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। याद रखिएगा, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी स्टील की रिटेंटिविटी से ज्यादा होती है। द कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन द कोर्सिविटी ऑफ स्टील। द हिस्टैरिसीस लॉस इन सॉफ्ट आयरन इज स्मॉलर देन द स्टील। देखिए, तीन चीजें याद रखनी है। एक टेम्परेरी टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए वो सब्सटेंस यूज करना चाहिए जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो, कोर्सिविटी कम हो और हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसकी रिटेंटिविटी कम हो, कोर्सिविटी ज्यादा हो और हिस्टैरिसीस कर्व ज्यादा हो। अब आता है सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल हम ले सकते हैं? देखिए, परमानेंट मैग्नेट बनाना है। So the material of permanent magnet should have high retentivity so that the magnetic is strong and the high coercivity, उसकी retentivity भी ज्यादा हो, उसकी coercivity भी ज्यादा हो और hysteresis loss भी ज्यादा हो। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्टील। ठीक, क्योंकि इसकी coercivity ज्यादा है, retentivity भी ठीक ठाक है और hysteresis loss बड़ा है। और बेस्ट क्या है? कोबाल्ट स्टील यूज की जाती है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है ऐसे मटेरियल से, द मटेरियल फॉर कोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव हाई परमिएबिलिटी और हाई ससेप्टिबिलिटी स्पेशली ऑफ लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड लो रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी कम हो। सॉफ्ट आयरन इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर आता है ट्रांसफार्मर की कोर या टेलीफोन डायफ्राम किसका बनाया जाता है? तो ये हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। ठीक है ना। देखिए, लिखा इन दीज केसेस द मटेरियल गोज थ्रू द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कंटिन्यूअसली। द मटेरियल मस्ट देयरफॉर हैव अ लो हिस्टैरिसीस लॉस टू हैव लेस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड हेंस अ स्मॉल हीटिंग ऑफ द मटेरियल। तो बेस्ट है सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर एंड टेलीफोन डायफ्राम। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल में। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल 3-4 सिर्फ हैं, आपको सिर्फ 2 एग्जांपल के हम बता दे रहे हैं। पहला है a magnetizing field of 1600 ampere per meter produces a magnetic flux। magnetic flux मतलब 5 दिया है, 2.4 into 10⁻⁻5 वेबर in an iron bar of cross sectional area 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दे दिया A, तो मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 0.2 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट द परमिएबिलिटी, मतलब म्यू बताना है, एंड सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ द बार और Xi बताना है। तो पहले हम लोग बी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया, मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल लेते हैं बी। तो बी बराबर क्या होगा? 5/A, ये फॉर्मूला है। 5 बराबर होता बी है, तो बी बराबर 5/A। 5 कितना दिया? 2.4 into 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय ए कितना है? 0.2 into 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी कह सकते हैं। अब आगे आते हैं द मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसे हम द मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसे हम H कहते हैं। H की वैल्यू दी 1600। देयरफॉर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज गिवन बाय, देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। बी कितना? 1.2 और H कितना? 1600। सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.5 into 10⁻⁻4 न्यूटन पर एम्पियर। अब हमें बताना है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी निकालने का तरीका होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस Xi m। म्यू हमारे पास पता चल गया, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4.2 10⁻⁻7। देखिए Xi m का यहाँ फॉर्मूला बना दिया। Xi m इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट -1।
ठीक, तो xi m इज इक्वल टू म्यू कितना है, दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁴। म्यू नॉट कितना होता है 4 इंटू 10⁻⁷, तो इसको हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 596। मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन आयरन रॉड ऑफ 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है तो 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी ऑफ H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। देखिए यूनिट से पहचानिएगा, एम्पियर पर मीटर ये H की यूनिट होती है। द सब्सेप्टिबिलिटी मतलब xi m दिया है 599, फाइंड परमीबिलिटी एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस, फाई बताना है और म्यू बताना है। तो देखिए द परमीबिलिटी म्यू इज रिलेटेड टू द सब्सेप्टिबिलिटी, म्यू बराबर क्या होता है म्यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस xi m, तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दें, xi m की वैल्यू रख दें, तो म्यू बराबर कितना आया 7.536 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H दिया गया 1200 एम्पियर पर मीटर, देयरफॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन B बराबर क्या भाई म्यू बराबर होता B अपॉन H, तो B बराबर म्यू H, तो म्यू की वैल्यू रखी इंटू H की वैल्यू रखी, आंसर आया 0.904 टेस्ला। अब हमें बताना फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर क्या होता BA, B निकला है 0.904 इंटू A कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁴, तो आंसर आया 1.81 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला पर मीटर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इसको आप इसकी हेडिंग्स डाल के भी नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन बना के भी नोट कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि क्वेश्चन बनाकर आप आंसर लिखें। नेक्स्ट टर्न में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।